हुआ क्या है? कुछ बोलेगा भी? कबीर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, झूठे इंसान से मैं बात करना जरूरी नहीं समझता। कहकर उसने देव का लेटर उसके हाथ में थमा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। देव अब हैरानी से कबीर को जाते हुए देखता रह गया और फिर फटाफट से लेटर को खोलकर पढ़ने लगा। हे भगवान, तो कबीर को सच पता चल ही गया। यह लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। वह अब कबीर के पीछे पीछे गया। कबीर जाकर अब गैलरी में खड़ा हो गया कि देव वहां आ गया। कबीर उसे देख वहां से जाने को हुआ कि देव जल्दी से बोला, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। कबीर अब रुक गया, लेकिन वह अभी भी देव से बात करने के मूड में नहीं था। देव, गलती हो गई यार, सॉरी, माफ कर दे अपने भाई को। कबीर, गलती नहीं, यह धोखा है। तूने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। जब मैंने तुझसे मना किया था तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या मैं खुद इस लायक नहीं हूँ? क्या रोहन मुझसे खुद आकर नहीं कह सकता था अपने दिल की बात? क्या कमी छोड़ी है मैंने उसकी इच्छा पूरी करने में? कहते हुए वह गंभीर हो गया। देव, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तू जानता है कि रोहन बस तुझसे बातें नहीं कह पाता और मुझसे कह लेता है। अब तू ही बता कि हम दोनों ही बड़े भाई हैं उसके, तो उसे जो चाहिए होता है या कुछ बताना होता है वह मुझे कह देता है। कबीर झुंझला कर, अच्छा, और मुझसे क्यों डरता है वह? मैंने कभी डांटा या मारा उसे? कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी? उसके मांगने से पहले ही हर चीज़ ला कर दी है उसे। तो फिर क्यों नहीं कहता मुझसे कि उसे क्या चाहिए? क्या मैं अपना फर्ज ढंग से नहीं निभा पा रहा? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देख देव ने उसे गले से लगा लिया। शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। हम सब जानते हैं कि वह तुझसे और तू उससे कितना प्यार करता है। सच तो यह है कि उसने कम उम्र से ही तुझे घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते देखा है, अपनी हर खुशी को उसके लिए छोड़ते देखा है। तो वह नहीं चाहता कि तुझे और तंग करे। दरअसल उसने मुझे भी मना किया था, पर मुझे लगा कि ज़रूरत है बाइक की, तो इसलिए भिजवा दी घर पर। वैसे भी मेरे घर पर रखे रखे हुए खराब ही तो हो रही थी। अगर मेरे छोटे भाई के काम आ जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कबीर देव से अलग हटने को हुआ, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। कबीर, दूर हट। देव ने उसको और कसकर पकड़ लिया। नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे माफ़ नहीं कर देता। कबीर अब थोड़ा शांत हो गया। देव, छोड़ दूं? भागेगा तो नहीं? कबीर, कहाँ भाग लूँगा तुझसे मैं? जानता हूँ जहाँ भी जाऊँगा तू वहीं पीछे पीछे आ जाएगा। देव ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। ये हुई ना बात? देख, अब तो तू ही उसके पिता जैसा है। वह चाहता है तुझसे कहना, पर कह नहीं पाता। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। इसमें ऐसा क्या गजब हो गया? कबीर, गजब हुआ है क्योंकि रोहन ने मुझे क्यों नहीं कहा। मुझसे कहता तो क्या मैं नहीं दिलाता उसे बाइक? देव हंसते हुए, तो सारी परेशानी यह है कि तुझे मिर्ची लग रही है कि रोहन ने अपने दिल की बात तुझे न बताकर मुझे कह दी है। कबीर, बात मत घुमा। वो बाइक तेरे बड़े भाई ने अपनी सैलरी से ला कर दी थी तुझे। तकलीफ इस बात की है मुझे कि तूने मुझसे बात छिपाई और मेरे पीछे उसे बाइक दी। और दूसरी तकलीफ इस बात की है कि मेरा भाई मुझे इस काबिल नहीं समझता कि वह अपने दिल की बात मुझसे कह सके। वह तो आज मेरे हाथ उसका तुझे भेजा वह लेटर मिल गया, वरना तुम तो मुझे पता ही नहीं लगने देते। झूठ सहन नहीं होता मुझसे। देव, अरे यार, वो कॉलेज में आ गया है, बस के धक्के खाता है। एक दिन जब यहाँ आया था मुझसे कह रहा था कि बहुत परेशानी होती है भैया, तो मैंने कहा कि बाइक ले ले। उसने कहा कि नहीं, अभी भैया पर और बोझ नहीं बन सकता। तो मैंने बस इतना ही किया कि उसे मेरे घर से बाइक ले जाकर इस्तेमाल करने को कहा। मेरी बाइक वैसे भी वहाँ घर पर खड़ी खड़ी जंग ही तो खा रही थी, तो अब वह रोज चल जाती है। पेट्रोल मरम्मत का खर्च तो रोहन खुद ही उठाता है ना। मैंने कह रखा है उसे कि बस ग्रेजुएशन तक के लिए दे रहा हूँ, फिर अपनी जॉब खुद देख ले और उसके बाद अपनी बाइक भी। वह तो मना कर रहा था, पर मैंने उसे अपनी कसम देकर मनाया कि मेरी बाइक ले ले। घबरा मत, तेरा ही भाई है वह।
मैं छीन नहीं रहा उसे तुझसे। जब यहाँ आया था तुझसे मिलने तभी मिला हूँ उससे, मुश्किल से वो भी 2-3 बार। वह तो फ़ोन पर बात हो जाती है। कबीर, लेकिन तू अच्छे से जानता है कि जब कोई मेरा अपना झूठ बोले तो मैं सहन नहीं कर पाता। आज तूने खुद से उसकी मदद की है, कल को वह मुंह से कहकर तुझसे मदद मांगेगा। मैं नहीं चाहता कि वह हम में से किसी के भी ऊपर डिपेंड रहे। कल को अगर हम नहीं रहे तो क्या करेगा वह, कैसे अपना रास्ता बनाएगा? देव, यह सब बाद में देखेंगे यार, लेकिन जब तक हम हैं तब तक अपने परिवार की सोच सकते हैं ना। बस यही फ़र्क है तुझे में और मुझ में। तू आगे की सोचता है और मैं आज की। जिस झूठ में किसी की खुशी छुपी हो वह झूठ नहीं होता, और मैं छुपा नहीं रहा था, बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था ताकि तुझे बता सकूं। अब माफ़ भी कर दे। कबीर, एक शर्त पर। देव, तेरी हर शर्त मंजूर है, तू बोल तो सही। कबीर, मैं जानता हूँ कि तू अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं कल रोहन से पूछता हूँ कि तूने उसे हमेशा के लिए बाइक दी है या नहीं। अगर हमेशा के लिए दी है तो अपनी हर महीने की सैलरी से तुझे उसके पैसे देता रहूँगा। देव, यार ऐसे थोड़ी ही होता है। कबीर, बस एक बार कह दिया तो कह दिया। कहते हुए वह कमरे में वापस आ गया। देव, हे भगवान, ये और इसकी खुददारी। अरे सुन तो, आज क्या हुआ? देव कबीर के पीछे गया। मौली अपने बिस्तर पर लेटी हुई तारा से बातें कर रही थी। मौली ने आज की सारी बातें उसे बताई कि कैसे उसे नमन मिला, फिर देव आया और उसे जोर से चाटा मारा। उसका स्लीपर से देव को मारने के लिए तैयार होना, बस की बातें, रेस्टोरेंट का खाना, आइसक्रीम पार्लर और फिर आखिर में पार्क। मौली आज चापड़ी वाला काम कर रही थी। वह खुशी से चहक रही थी। उसकी बातें थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर तक बोलते रहने के बाद मौली ने बिस्तर से उठ तारा की ओर देखा तो उसे सोता देख वह हैरान रह गई। मैं भी पागल हूँ, कब से बोले जा रही हूँ और यह भी नहीं देखा कि मिनी कुंभकर्ण सो गई है। वह अब देव के दिए नेकलेस को बड़े प्यार से निहारने लगी। दूसरी ओर कबीर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया कि तभी देव उसके बगल में आकर लेटा। कबीर, क्या कर रहा है? तू जाना अपने कमरे में और आराम कर, सो जा और मुझे भी सोने दे। मैं अभी बात करना नहीं चाहता। देव, अरे तुझसे बात करने की कह कौन रहा है, तू तो बस सुन। कहते हुए उसने कबीर को बिस्तर पर थोड़ा आगे धकेल दिया। थोड़ा ढंग से लेटना, मुझे भी सोना है। आज तो मैं यहीं सोऊंगा तेरे साथ। कबीर, ले यहीं सोना, आधी रात को बहस नहीं करनी मुझे तुझसे। कहते हुए वह थोड़ा आगे की ओर खिसक गया। देव अब कबीर को मौली के बस स्टॉप से मिलने से लेकर शाम तक की सारी बातें बताने लगा। कुछ समय बाद देव बोला, तू बोर तो नहीं हो रहा ना? कहते हुए उसने कबीर की ओर देखा तो वह सो चुका था। देव हंसते हुए, यह लो जनाब सो रहे हैं और हम इनसे बातें करने में लगे पड़े थे। सो ले, लेकिन जब प्यार नाम की बीमारी तुझे भी लगेगी ना, तब देखूंगा कि तू कितना सोएगा। देव ने अब टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि मौली को फोन करके देखूं, क्या पता जाग रही हो, लेकिन अगर सो रही होगी तो ऐसा करता हूँ कि एक मिस कॉल देता हूँ, जाग रही होगी तो कॉल बैक कर लेगी। देव ने मौली के फोन पर एक मिस कॉल दी। अगले ही पल मौली का फोन आ गया। देव धीरे धीरे बातें कर रहा था। उधर मौली भी धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ, इतना धीरे धीरे कैसे बोल रहे हो? देव, आज मैं कबीर के कमरे में हूँ। मैं उसे आज की सारी बातें बता रहा था और पता नहीं वह कब सो गया। कहते हुए देव हंस पड़ा। लेकिन तुम भी तो धीरे बोल रही हो। मौली ने बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह तारा को सारी बातें बता रही थी, लेकिन वो सुनते सुनते सो गई। देव और मौली धीरे धीरे बातें करने लगे। देव पूरे दिन का थका होने की वजह से कुछ ही देर में सो गया। मौली समझ गई कि देव सो चुका है। उसने अपना फ़ोन कट किया और सो गई। कबीर सुबह उठा तो देखा कि देव अभी तक सोया हुआ था। वह उठा और तैयार हो गया। कबीर कमरे से बाहर जाने को हुआ कि देव का फ़ोन बज उठा। कबीर वापस आया और उसका फ़ोन देखा तो मौली का फ़ोन था।
दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती। कहते हुए उसने कॉल रिसीव की। वह कुछ बोल पाता कि मौली बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग कबीर। कबीर हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ? मौली, मुझे पता है कि देव बहुत थका हुआ था और रात को देर से सोया है, तो इस वक्त तो जागेगा नहीं। मैंने तुमसे ही बातें करने के लिए फ़ोन किया था। कबीर, अगर मुझसे ही बातें करनी थी तो फिर मेरे फ़ोन पर क्यों कॉल नहीं की? मौली, जरा जाकर अपना फ़ोन चेक करो, तुम्हारा फ़ोन बंद पड़ा है। कबीर ने अपना फ़ोन उठाया और देखा तो सच में वह बंद था। कबीर, हाँ, वह मैंने कल चार्ज नहीं किया, भूल गया था। मौली, अच्छा, तुम कैसे हो? कबीर, ठीक हूँ, तुम सुनाओ, पेपर कैसा हुआ? मौली, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। कबीर यह सुनकर चौंका। मुझसे? मैंने क्या किया? मौली, कल देव ने तुम्हें कितने फ़ोन किए पर तुमने उठाया ही नहीं, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? कबीर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों की आपस की बात है। मौली, ओके, अच्छा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है मुझे कितना बुरा लगा और देव भी उदास था। कह रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट गया मेरा। कबीर मुस्कुराकर देव की ओर देखने लगा। ये ऐसा ही है, हर जगह मुझे साथ खींच कर ले जाता है। इसे कौन समझाए कि मैं हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता ना? मौली मुस्कुराकर, यह तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों दोस्त में इतना प्यार है। अच्छा, यह बताओ कि मुझसे मिलने कब आ रहे हो? कबीर, जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं आता हूँ। मौली, मैं इंतज़ार करूँगी, और तुम्हें पता है तारा भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कबीर को यह सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन क्यों? मौली, उसने तुम्हें बहुत सी गालियाँ सुनाई थी ना शुरू में, इसीलिए कह रही थी कि सॉरी बोलना ही होगा। कबीर, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मौली, अच्छा सुनो, तुमसे कुछ कहना है। कबीर ने टाइम देखा, थोड़ा जल्दी बोलो। मौली, हाँ हाँ, बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। कबीर, यह किस लिए? मौली, तुम नहीं होते तो शायद मैं और देव कभी नहीं मिल पाते। देव खुद से मुझसे कभी बात नहीं कर पाता, तुम ही हो जो हम दोनों को मिला सके। थैंक यू सो मच। और आज फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रेंडशिप बैंड लेकर आऊँगी, और जब तुम मिलोगे ना तब बांधूंगी तुम्हारे हाथ में। कबीर मुस्कुरा दिया, मतलब मैं तुम्हारे खास दोस्तों में शुमार हो गया हूँ। मौली हंसते हुए बोली, खास नहीं, बहुत खास दोस्त हो तुम मेरे। कबीर, अच्छा चलो मैं रखता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मौली की बातों को याद कर मुस्कुराने लगा। कितनी प्यारी बातें करती है यह लड़की, तभी तो देव हर वक्त इससे बातों में ही लगा रहता है। उसने आगे बढ़ बिस्तर पर सो रहे देव को जगाया। कबीर, अबे उठ, घोड़े बेचकर सो रहा है क्या? जल्दी उठ, बहुत लेट हो गया है, कहते हुए उसने अब देव को जगाया। देव, सोने देना यार, बहुत नींद आ रही है, रात को बहुत लेट सोया हूँ। कबीर, यह तो तभी सोचना था ना जब तू लेट सो रहा था। अब उठ, वरना सजा के तौर पर पूरे ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह सुनते ही देव फटाफट से खड़ा हो गया। नहीं, मेरे बस का नहीं है चक्कर लगाना, इससे अच्छा तो मैं तैयार ही हो जाता हूँ, कहते हुए वह अपने रूम की तरफ भागा कि एकदम से रुक गया। तू कितना अच्छा है यार, पहले भी कितनी बार सजा से बचाया है और आगे भी ऐसे ही बचाते रहना। कबीर, अरे बाबा जी प्रवचन हो गए हो तो जाओ। देव अपने कमरे की तरफ हंसते हुए भाग गया। कबीर रूम से बाहर आकर खड़ा हो गया कि सामने से सिन्हा सर आते दिखाई दिए। कबीर, जय हिंद सर। सिन्हा सर, जय हिंद। देव कहाँ है? कबीर, वह बस आता ही होगा। सिन्हा सर, तो तुम लोग तैयार हो ना? कबीर हैरानी से, मैं कुछ समझा नहीं। सिन्हा सर, जाओ नोटिस बोर्ड पर जाकर नोटिस पढ़ो, कहते हुए वे वहां से चले गए। कबीर, अब यह क्या नाटक है? सोचते हुए जल्दी से देव के कमरे में पहुंचा तो देखा कि देव तैयार हो चुका था। देव, अरे आ ना, देख कितनी जल्दी तैयार हो गया मैं। कबीर, यह सब छोड़, सिन्हा सर मिले थे अभी, कह रहे हैं कि कोई नोटिस लगा है,
जल्दी चल, देखना है कि क्या है। देव, अरे यार, सुबह सुबह क्या बुरी खबर सुना दी, चल जल्दी। दोनों दोस्त जल्दी से नोटिस बोर्ड की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने जल्दी से सामने लगे नोटिस को पढ़ा और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।